हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं साइंस की, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फसल उत्पादन एवं नाइट्रोजन चक्र। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं अपने। इसमें देखिए कहाँ पर है, ये देखिए आपका है फसल उत्पादन एवं नाइट्रोजन चक्र। ठीक है। तो इन दोनों को आज एक ही वीडियो के माध्यम से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए और टॉपिक का नाम डालिए फसल उत्पादन एवं नाइट्रोजन चक्र। ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें आप लगे वो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इसमें क्या है, भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायवीय परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। इस विविधता के बावजूद फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। खरीफ फसलें क्या होती हैं, इन फसलों को वर्षा ऋतु या जून से सितंबर में बोया जाता है। ठीक है। जून से लेकर सितंबर तक। उदाहरण में कौन से खरीफ में कौन कौन आती है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। ये सारी हैं खरीफ की फसलें। ठीक है। फिर आता है रबी की फसल, शीत ऋतु में अक्टूबर। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अक्टूबर यहाँ पे गलत लिखा है। ठीक है। तो जिनसे पीडीएफ मैं बनवाता हूँ थोड़ा बहुत हो जाता है, पूरा बहुत लंबा जब लिखना होता है लगातार बैठ के 3-4 घंटे पहले मैटर ढूंढो फिर उसको लिखो, थोड़ा सा दिमाग वैसा हो जाता है। ठीक है, लिखते लिखते। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश किया करें। यहाँ पर मैं कह कर देता हूँ उसको। ठीक है। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसल है। इसमें कौन, गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी आदि क्या है, रबी फसलें हैं। रबी फसलें ये होती हैं आपकी। ठीक है। और और एक होती है आपकी जायद की फसल। ठीक है। इसमें जायद की फसल नहीं लिखी इन्होंने। जायद की फसल होती है वो मई जून में आपकी बोई जाती है, जैसे खीरा, खीरा ककड़ी वगैरह होती है जो। ठीक है। तो आगे देखिए, इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। कृषि पद्धति देखिए कौन कौन सी है। इसमें देखिए मिट्टी तैयार करना, कृषि पद्धति के अंतर्गत क्या क्या होता है, बुआई होती, खाद एवं उर्वरक देना, फिर सिंचाई, फिर खरपतवार से सुरक्षा, फिर कटाई, फिर भंडारण। ठीक है। कृषि पद्धति के अंतर्गत ये सब चीजें। मिट्टी तैयार करना, फसल उगने का प्रथम चरण मिट्टी तैयार करना है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाने कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे पौधों की जड़ें गहराई तक जा सकती हैं तथा सरलता से श्वसन कर सकती हैं। ठीक है। पोली मिट्टी केंचुओं और मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक है। मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस पाई जाती है जो कि पौधों की वृद्धि में सहायक है। ठीक है। तो ह्यूमस किस में सहायक होती है, पौधों की वृद्धि में। फिर देखिए जुताई क्या होता है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। यह प्रक्रिया जुताई कहलाती है। जुताई लकड़ी एवं लोहे के हल की सहायता से की जाती है। कृषि औजार क्या है, अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा तथा पोला करना तथा खेत में पानी देना आवश्यक होता है। तो उसके लिए कृषि औजारों का प्रयोग किया जाता है। अब कृषि औजारों में क्या है, पाटल, बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत समतल करना आवश्यक होता है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगर बाई चांस आ जाए पाटल क्या है, ठीक है, तो पाटल क्या है, एक कृषि यंत्र है। ठीक है। बुआई और सिंचाई के लिए, समतल जब खेत करना उसके उसके लिए। हल, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालना एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। वर्तमान में लोहे के हल का प्रयोग में लाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ तक आपको लग रहा होगा इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी जो नीचे नाइट्रोजन चक्र है, ठीक है, वो उससे क्वेश्चन अक्सर एक दो क्वेश्चन नाइट्रोजन चक्र से जरूर आ जाते हैं। ठीक है। तो प्लीज पूरी वीडियो देखें। मुश्किल से 10 से 15 मिनट की होगी, तो इतना तो आप लोग एडजस्ट कर ही सकते हैं। जो चीज़ आपको पता ही है वो आप लोग स्किप करके देख सकते हैं। ठीक है। कुदाली देखिए, इसका उपयोग खरपतवार निकालने में मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। कल्टीवेटर, आजकल जुताई, ये सब चीजें जो गांव के लोग हैं उनको सबको लगभग पता होगी। ठीक है। तो बुआई, बुआई में भी यहाँ पे खासकर कुछ नहीं, परंपरागत औजार में देखते हैं। कीप के आकार का औजार की बीजों की बुआई में इस्तेमाल होता है। बीज कीप से होते हुए नुकीले सिरे वाले पाइप से गुजरकर मिट्टी में स्थापित हो जाते हैं। फिर सीड ड्रिल देखिए, सीड ड्रिल पूछा जाता है। ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग बीजों के समान दूरी पर गहराई में स्थापित करने के लिए किया जाता है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। सीड ड्रिल के बारे में जान लीजिए। खाद एवं उर्वरक मिलाना, फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने हेतु खेतों में खाद दी जाती है। खाद एक कार्बनिक रसायन है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, जैसे उदाहरण में यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम।
इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है तथा यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गया है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका फसल चक्रण है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन देखिए, राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, तो राइजोबियम करते हैं। ठीक है, आगे देखिए खाद के लाभ देखिए। खाद के लाभ, खाद के प्रयोग से मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय आसानी से होता है। खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। फिर देखिए सिंचाई, पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व। बीजों का अंकुरण जल की उपस्थिति में होता है। जल में खुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। इस प्रक्रिया को ही सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के स्रोत क्या है? कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर आदि, ये है सिंचाई के स्रोत। सिंचाई की आधुनिक विधियां क्या है? छिड़काव तंत्र, ये आपको पता चल होनी चाहिए। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल की मात्रा कम है। छिड़काव विधि लॉन, कॉफी की खेती एवं अन्य कई फसलों के लिए उपयोगी है। तो कॉफी की खेती के लिए छिड़काव तंत्र बेहद उपयोगी है। नेक्स्ट है ड्रिप प्रणाली। ठीक है, ड्रिप सिस्टम, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। फिर खरपतवार। खरपतवार कई अन्य अवांछित पौधे हैं जो प्राकृतिक रूप से फसल के साथ निकल आते हैं। आपने देखा होगा फसल, जो लोग गांव से रिलेटेड हैं उनको तो पता ही होगा खरपतवार क्या होता है। कि जो जिस जो पौधा आपका लगाया गया है उसके साथ अन्य घास टाइप से जो निकल आती है उसी को यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, इन्हें हटाने की विधि निराई कहलाती है। यह फसल की वृद्धि, जल, पोषक, जगह तथा प्रकाश की स्पर्धा करते हैं। खरपतवार को हटाने के लिए खरपतवार नाशी जैसे 2,4-D आदि रसायनों का उपयोग किया जाता है। कटाई, फसल पक जाने पर उसे काटना कटाई कहलाता है। भारत में फसलों की कटाई दराती की सहायता से हाथ तथा हार्वेस्टर द्वारा की जाती है। थ्रेसिंग, काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। छोटे किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग अलग करते हैं। फिर होता है भंडारण। भंडारण मतलब है वही, जब फसल आ जाती है तो उसको सही तरीके से रखना। उत्पाद का भंडारण सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रम है। यदि फसलों को लंबे समय तक रखना है तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्रों तथा बड़े पैमाने पर साइलो तथा भंडार गृहों में भंडारित करना होगा। घरों में अनाज के भंडारण में नीम की सूखी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट है नाइट्रोजन चक्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा सही देख लीजिएगा, थोड़ा ही है और इससे क्वेश्चंस बनते हैं, अक्सर एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी जीवों का आवश्यक घटक है जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। तो किस में उपस्थित होता है? प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्राइट्स, अमोनिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन अथवा आणविक नाइट्रोजन अपेक्षाकृत अक्रिय गैस है जो अन्य रसायनों से सामान्यतः क्रिया नहीं करती, किंतु स्थिरीकरण की प्रक्रिया में, ठीक है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड टूटकर नाइट्रोजन परमाणु को मुक्त कर देते हैं, जिससे यह नाइट्रोजन परमाणु अन्य पदार्थों के साथ यौगिक बनाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। अब देखिए नीले हरे शैवाल में देखिए, ये रासायनिक विधि से अर्थात कार्बनिक एवं अकार्बनिक स्रोत से नाइट्रोजन को नाइट्राइट तथा अमोनियम आयन, ठीक है, में परिवर्तित करते हैं। फिर देखिए लाइकेन भी करते हैं। कुछ लाइकेन जैसे लोबेरिया, पेटिगेरा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ये नाम आपको याद होने चाहिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से क्वेश्चन आ जाता है। जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु राइजोबियम है। ठीक है, राइजोबियम चने, मटर, मूंगफली आदि की जड़ों में रहते हैं। ये जिस स्थान पर रहते हैं वह भाग लेग लेग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण गुलाबी रंग का हो जाता है। तो किसके कारण गुलाबी रंग का होता है? लेग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। अन्य कुछ कीट, फर्न, साइकेड्स तथा गुनैरा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो कौन कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यहाँ पर पूरा चार्ट बना हुआ है, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन चक्र का। ठीक, वायुमंडलीय नाइट्रोजन से किधर से कहाँ कहाँ जाती है। ठीक है, तड़ित द्वारा
नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिर वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों द्वारा स्थिरीकरण, इस तरीके से पूरा बना हुआ है। इसकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है, शाम तक ही दे दूंगा इसकी जो, और जो पिछले जो वीडियोस हैं उनकी भी जो पीडीएफ है वो भी शाम तक आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब समय कम है इसीलिए इस तरीके से करवा रहा हूँ, अगर समय होता तो थोड़े से और व्यवस्थित तरीके से इसको कराने की कोशिश करता मैं, ठीक है। तो फिर भी आप लोग इतने में, अगर आपको कोई भी संकोच हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।